हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डाटा स्ट्रक्चर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, लास्ट लेक्चर में हमने उस सीरीज़ में स्टैक के बारे में पढ़ा था। स्टैक का इंट्रोडक्शन लिया था और ये देखा था कि स्टैक क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इसके अलावा हमने इस चीज़ को बड़ा डिटेल में स्टडी किया था कि स्टैक के जो ऑपरेशंस हैं वो क्या हैं, उनको पुश और पॉप का नाम क्यों दिया गया है, और मतलब ये सारी चीज़ों को हमने बड़ी डिटेल के अंदर स्टडी किया था और एक इंट्रोडक्शन लिया था। तो आज हम स्टैक की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे यूजिंग C++ कोड। और मैंने कोड स्क्रीन पे लिख कर डेव C++ कंपाइलर में लिख के रखा हुआ है। अभी मैं आपके सामने इस कोड को रन करूँगा और दिखाऊंगा कि देखें किस तरीके से स्टैक काम कर रहा है, और उसके बाद मैं आपके सामने ये पूरा का पूरा कोड एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद ये कोड आपको मेरे गिटहब प्रोफाइल के अंदर से मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। तो चलें, सबसे पहले हम इस कोड को रन करते हैं, और मैंने अभी इसको रन किया है। ओके अभी देखें ये कोड रन होके मेरे स्क्रीन पे सामने आ गया। अब इसमें मुझे ऑप्शन दे रहा है, अगर आपने इसमें डाटा पुश करना है, पुश का मतलब डाटा इंसर्ट करना, पॉप का मतलब निकालना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बहुत लेंथी लेक्चर नहीं है, मेरे ख्याल में 10 या 12 मिनट का शायद वो लेक्चर था। आप उससे एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कर लें, उसके बाद आप इस पर आएँ तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। बल्कि उस लेक्चर को देखने के बाद जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको स्टैक का टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, पॉप का मतलब होता है स्टैक में से कुछ डिलीट करना। अब इंसर्ट किस जगह पे जाके होता है और पॉप डाटा कहाँ से होता है, ये चीज़ें मैं पहले बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ, अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो अब हम इसमें डाटा पुश करते हैं। सबसे पहले मैंने पुश के लिए 1 दबाया और इंटर किया। अब ये कह रहा है कि आप पुश करना चाहते हैं डाटा, तो जो डाटा आप पुश करके इसमें डालना चाहते हैं आप वो डाटा लिखें। मैंने 55 लिखा, इंटर का बटन प्रेस किया तो 55 जो है स्टैक आफ्टर इंसर्शन उसने दिखा दिया कि 55 उसके अंदर पड़ा हुआ है। दोबारा बताएं आप क्या डालना चाहते हैं। मैंने दोबारा से 1 लिखा, यानी कि मैं और डाटा डालना चाहता हूँ, और मैंने इसको ऐसे किया। अब मैं 66 देता हूँ। अब देखें, अब स्टैक में 2 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। एक पड़ा हुआ है 55 जो कि हमने पहले डाला था, और दूसरी वैल्यू पड़ी हुई है 66 जो कि उसके ऊपर से आ गई दूसरी। ठीक है, अब मैं दोबारा से नई वैल्यू देना चाहता हूँ, मतलब मैं 4-5 वैल्यूज़ स्टैक में डालना चाह रहा हूँ। इंटर दी चॉइस, मैंने यहाँ पर लिखकर 33 लिख के प्रेस कर दिया, तो 33, 66 और 55 यानी कि नई वैल्यू आई वो उसके भी ऊपर आ गई। अब मैं दोबारा से एक और वैल्यू डालता हूँ। 1 पुश करना था इसलिए 1 सेलेक्ट किया, 65 एक और वैल्यू आ गई। अब मैं दोबारा से एक वैल्यू और डालता हूँ, और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ लेट्स से 88, तो एक और वैल्यू आ गई। तो देखें, जो वैल्यू मैंने सबसे लास्ट पे डाली वो सबसे ऊपर मौजूद है, यानी कि 88 मैंने सबसे लास्ट पे डाला था ना, तो देखें सबसे ऊपर मौजूद है। और जो सबसे पहले मैंने वैल्यू डाली थी वो बिल्कुल नीचे है, और हमारा ओवरऑल स्टैक ये है जो मैंने सेलेक्ट की है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने इस स्टैक में से वैल्यू निकालनी है, और स्टैक में से वैल्यू निकालने के ऑपरेशन को पॉप करना कहते हैं। तो मैं चॉइस सेलेक्ट करता हूँ 2, क्योंकि 2 के ऊपर पॉप है, तो मैं 2 सेलेक्ट करके इंटर का बटन प्रेस करता हूँ। तो देखें उसने क्या कहा कि 88 इज़ पॉप्ड, यानी कि 88 जो सबसे टॉप पे था उसने उसको निकाल दिया। और अब वो दिखा रहा है कि स्टैक आफ्टर डिलीशन, यानी कि उसको पॉप आउट करने के बाद, उसको डिलीट कर देने के बाद पीछे क्या कंडीशन बचती है, 65, 33, 66, 55। मैंने उसको नहीं बताया कि तुम कौन सी वैल्यू को निकालो, और ना ही मेरे पास बताने का ऑप्शन है। मैंने सिंपली उसको कहा कि पॉप करो, तो पॉप बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक के अंदर जब भी कुछ चीज़ पॉप होती है तो जो सबसे टॉप पे होती है, जो कि सबसे लास्ट पे इनकी गई होती है, वही सबसे पहले बाहर आती है, वही फर्स्ट आउट होती है। तो सबसे लास्ट पे 88 को डाला गया था, वही सबसे पहले आउट हो गया। अब उसके बाद उससे पहले वाली जो होती है वो आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि पॉप। अब जब दोबारा मैंने 2 सेलेक्ट किया तो देखें 65 था वो निकल गया। अब दोबारा मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ तो 33 है वो निकल गया। इस तरीके से 66 भी निकल जाएगा नेक्स्ट टाइम पॉप करने पे, और नेक्स्ट टाइम पॉप करने पे 55 भी निकल जाएगा, और हमारा जो स्टैक है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। मैंने दोबारा 2 सेलेक्ट किया तो 66 निकल गया। अब मैं दोबारा 2 सेलेक्ट किया तो 55 निकल गया, और 55 के निकलने के बाद एक मैसेज भी आ गया, स्टैक इज़ एम्प्टी। क्योंकि अब मैं दोबारा से अगर इसको करने की कोशिश करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि स्टैक जो है एम्प्टी हो चुका है और वो -1 पे पहुंच चुका है। ठीक हो गया। अब हमें इसको क्या, तीसरा नंबर यानी कि एग्जिट सेलेक्ट करता हूँ। 3 सेलेक्ट करके मैंने ओके किया तो प्रोग्राम क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है ये तो हमने देख लिया।
लेकिन ये कोड क्या है, अब मैं इसके कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने एक स्टैक नाम की क्लास बनाई है, उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि प्राइवेट रखे हैं और कुछ हैं ऐसे जो कि मैंने पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, एक पुश का फंक्शन बना लिया, एक पॉप का फंक्शन बना दिया जो कि रिटर्न कर रहा है इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू, और एक प्रिंट का फंक्शन बना दिया, और मैंने मैन में काम किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्राइवेट और पब्लिक में जो चीज़ें मैंने डिक्लेयर की हैं उनके बारे में बता दूँ, उसके बाद डायरेक्ट हम मैन फंक्शन में चलेंगे और एक सीक्वेंस में जैसे कोड रन कर रहा है उसी सीक्वेंस में हम आगे आगे चलते चले जाएंगे, और जिस जिस फंक्शन की कॉल होती जाएगी हम उस फंक्शन के ऊपर पहुंच के तो उस फंक्शन को अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे। सबसे पहले मैंने प्राइवेट स्टैक क्लास के अंदर प्राइवेट कैटेगरी के अंदर एक इंटीजर डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने टॉप रखा। दूसरी मैंने एक एरे डिक्लेयर की जिसका नाम मैंने एस रखा और उसका साइज़ मैंने 10 रख दिया। ठीक है, आप जितना बड़ा स्टैक बनाना चाहते हैं आप एरे का उतना बड़ा साइज़ रख सकते हैं। उसके बाद पब्लिक के अंदर मैंने इसी स्टैक क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर मैंने टॉप इज़ इक्वल टू -1 कर दिया, यानी कि जो टॉप है उसको मैंने -1 पे रख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने एक स्टैक बनाया है, तो अभी जब वो बिल्कुल खाली है तो इसका मतलब ये कि वो बिल्कुल नीचे है, 0 से भी नीचे जा चुका है, -1 पे है। जब एक वैल्यू आएगी उसमें तो वो 0 पे आ जाएगा, लेकिन उससे पहले वो कहाँ पर खड़ा हुआ है? -1 पे बिल्कुल खाली है। ठीक है, अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो जैसे ही हम इस क्लास का स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होगा और टॉप के अंदर -1 वैल्यू को सेव कर देगा। उसके बाद हमने एक पुश का फंक्शन डिफ़ाइन किया है और एक पॉप का फंक्शन डिफ़ाइन किया है और एक प्रिंट का फंक्शन डिफ़ाइन किया है, और ये तीनों के तीनों फंक्शन या फिर मेथड जिन्हें आप कहते हैं ये पब्लिक हैं। अब हम इनको हमने देख तो लिया कि ये फंक्शन मौजूद हैं, अब हम इनके बारे में इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं उस वक्त जैसे जैसे इनकी कॉलिंग मैन से आती चली जाएगी। तो अब हम इसके मैन के फंक्शन में चले जाते हैं। ये रहा हमारा मैन का फंक्शन, और मैन के फंक्शन में आते साथ ही मैंने स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और मैंने 2 वेरिएबल बनाए, एक ऑप्शन OPT के नाम से जिसको आप फुल फॉर्म में ऑप्शन पढ़ सकते हैं, और दूसरा वैल के नाम से जिसको आप फुल फॉर्म में वैल्यू पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने वाइल कंडीशन में चेक किया कि ऑप्शन की वैल्यू 3 के इक्वल तो नहीं है। अगर ऑप्शन की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है तो आप वाइल में आ जाए, तो डेफिनेटली ऑप्शन की वैल्यू इस वक्त तो 3 के इक्वल वैसे भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट प्रोग्राम के अंदर आ गए। इस लाइन को जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो सेलेक्ट किया हुआ है, इस लाइन के थ्रू मैंने स्क्रीन पे 3 ऑप्शन शो कराए। पहले नंबर पे 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप एंड 3 फॉर एग्जिट। \n के थ्रू इनको तीनों को न्यू लाइन में कर दिया। उसके बाद यूज़र को कहा कि एंटर योर चॉइस, मीन्स कि अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो हम उसमें पुश वाला फंक्शन चलाएंगे, 2 प्रेस करेंगे तो हम पॉप वाला, और 3 पे एग्जिट कर देंगे। यूज़र ने जो भी चॉइस दी हमने ऑप्शन वाले वेरिएबल के अंदर एज आ इनपुट लेके सेव कर दी। उसके बाद हमने एक स्विच स्टेटमेंट चलाई जिसके अंदर सिर्फ 2 केस हैं, और वो ऑप्शन वाले वेरिएबल जिसमें हमने यूज़र से इनपुट ली थी उसको हमने स्विच को दे दिया। अब स्विच चेक करेगा कि ऑप्शन में 1 पड़ा हुआ है या 2 पड़ा हुआ है। इन केस ऑफ 1, अगर ऑप्शन में 1 पड़ा हुआ है तो हम 1 वाले केस पे आते हैं, और उसके बाद हम सिस्टम CLS के ज़रिए क्या करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि जितनी भी चीज़ें ऊपर हमारी अभी तक ये सब चली हैं ये सब क्लियर हो जाएं और हम अपने मेन काम की तरफ फोकस हो जाएं। उसके बाद इंटर वैल्यू टू इंसर्ट। अब 1 किसके लिए था? पुश के लिए था, तो उसने स्क्रीन पे मैसेज शो कर दिया कि अब आप वैल्यू इंसर्ट करें, मतलब वैल्यू एज आ इनपुट दें ताकि हम उसको इंसर्ट कर सकें। अब जब ये मैसेज शो हुआ तो यूज़र जैसे ही इनपुट देगा तो वो हमने वैल नाम के एक वेरिएबल में रख के सेव कराई, और उसके बाद हमने स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट जो OBJ के नाम से हमने बनाया था उसके थ्रू हमने पुश के फंक्शन को कॉल करके वो वैल वाला जो वैल्यू थी वो एज अ पैरामीटर इसको यहाँ से पास कर दी। अब जब ये वैल्यू इसको यहाँ पे पास हो गई तो ये पुश के फंक्शन को कॉल हो गई, और कॉल के अंदर अब हम जाकर देखते हैं कि पुश का फंक्शन क्या करेगा। पुश का फंक्शन वो वैल वाली वैल्यू इस n में ला के सेव करेगा। इस n में ला के सेव करने के बाद आपका जो पुश का फंक्शन है वो चेक करेगा कि क्या टॉप की वैल्यू 9 के इक्वल है। तो अभी आप फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो टॉप की वैल्यू तो 9 के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू टॉप की वैल्यू को ऑलरेडी -1 कर रखा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब टॉप की वैल्यू 9 के इक्वल नहीं है तो आप इस इफ़ को तो रन नहीं करेंगे और नीचे आ जाएंगे। टॉप को आप ++ करेंगे, ऑलरेडी -1 है तो ++ करके आप 0 पे आ जाएंगे। तो s ऑफ 0, टॉप की वैल्यू क्योंकि 0 हो चुकी है तो s ऑफ 0 पे आप वो n की वैल्यू जो कि आप एज अ पैरामीटर लेके आए हैं वो आप s ऑफ 0 पे रख देंगे।
एक वैल्यू आपकी इंसर्ट हो चुकी है। अब वाइल दोबारा चलेगी और दोबारा से आपसे पूछेगी क्या करना है, पुश करना है, पॉप करना है, एग्जिट करना है। डेफिनेटली स्टैक है, 2 से 3 वैल्यूज़ डाल लेंगे, पुश कर लेंगे तो बेहतर है। दोबारा से आप एक नई वैल्यू पुश करेंगे, 2 वैल्यूज़ आ गई। अब दूसरी वैल्यू जब आएगी तो दोबारा से चेक होगा कि क्या अब टॉप जो है 9 के इक्वल है, नहीं, इस वक्त टॉप की वैल्यू 0 है, तो फिर ये कंडीशन रन नहीं होगी। टॉप को प्लस प्लस किया जाएगा, तो 0 पे तो हम डाटा डाल चुके थे, तो टॉप को प्लस प्लस करके अब हम S1 पे आ जाएंगे और S1 पे एक नया डाटा डालेंगे। फिर दोबारा से जब आप इंसर्ट करेंगे तो अब नई वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर जाके हम देखेंगे टॉप की वैल्यू क्या है 1, तो 1 9 के इक्वल तो नहीं है, इसलिए इसको फिर अगेन हम छोड़ देंगे। और इसको छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, टॉप के ऊपर। टॉप में प्लस प्लस करेंगे, 1 पे तो वैल्यू डाल चुके थे, अब टॉप प्लस प्लस होने से उसकी वैल्यू टॉप की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो एस ऑफ टॉप यानी कि एस ऑफ 2 में नई वैल्यू डाल देंगे। इस तरीके से देखें आपके पास 0 में भी आ गई, 1 में भी आ गई, 2 में भी वैल्यू आ गई। आप तब तक डालेंगे जब तक आप बिल्कुल टॉप के 9 के बराबर नहीं पहुंच जाते। जब टॉप की वैल्यू 9 के इक्वल हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, उस वक्त आप बजाय इसके कि ये काम करें, बल्कि मैं इसको एल्स में डाल देता हूँ, ठीक है। उस वक्त बजाय इसके कि आप ये सब काम करें, आप ऊपर एक मैसेज शो कर देंगे कि स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है, यानी कि स्टैक भर चुका है, क्योंकि 0 से 9 तक जब आपने डाटा डाला तो आपके 10 आइटम्स आ चुके हैं और आपकी स्टैक में जो जगह थी वो 10 की ही थी, क्योंकि आपने अरे जो है वो 10 की डिक्लेयर की थी। ठीक हो गया। अब जब ये नहीं चलता था तो एल्स चल जाया करता था, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने ऐसे कर दिया। जब ये चल गया, टॉप इज इक्वल टू 9 हो गया, तो स्टैक ओवरफ्लो वाला एक मैसेज चला जाएगा और एल्स नहीं चलेगा। अब हम आगे जाते हैं, हम पुश तो कर चुके डाटा, अब दोबारा से जब ये वाइल चलेगी तो हम इसको कहते हैं कि इस बार हमने पॉप करना है। तो पॉप ऑप्शन 2 पे है, तो जब OPT के अंदर आप 2 दोगे तो आप डायरेक्ट 2 केस पे आ जाओगे। 2 केस में भी सबसे पहले स्क्रीन क्लियर होगी, उसके बाद क्या होगा, सी आउट, यानी कि स्क्रीन पे सी आउट किया जाएगा और सी आउट के अंदर लिखा हुआ आएगा वैल्यू और obj.pop के फंक्शन को कॉल किया जाएगा और उसके बाद इस पॉप लिखा हुआ आएगा। तो obj.pop जब लिखा हुआ आएगा तो बेसिकली ये पॉप का फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो जो भी वैल्यू होगी इस जगह पे आ जाएगी जिस जगह इस फंक्शन को कॉल किया गया है ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ आएगा स्टैक आफ्टर डिलीशन और उसके बाद आपका प्रिंट का फंक्शन रन करेगा। प्रिंट के फंक्शन को हम बाद में देखेंगे, अभी हम पॉप के फंक्शन की तरफ चल के देखते हैं कि जब इसको कॉल हो रहा है तो ये क्या करता है। अब इस पॉप के फंक्शन की तरफ आ जाए, तो पॉप का फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो इसमें एक डाटा नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा और चेक किया जाएगा कि क्या टॉप इज़ इक्वल टू -1 है। अगर टॉप -1 होगा तो एक मैसेज शो कर दिया जाएगा कि जी आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है। वो स्टैक एम्प्टी क्यों है, वो इस वजह से एम्प्टी है कि वो टॉप इज इक्वल टू -1 है। और टॉप कब हमने -1 के इक्वल रखा था, उस वक्त जब हमने स्टैक क्लास का फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है। और अगर -1 के इक्वल नहीं है तो इस दैट मीन्स कि स्टैक में कुछ ना कुछ डाटा तो है, ठीक है। तो अगर इफ़ नहीं चलेगी तो हम इस एल्स के ऊपर आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे भी जैसे ऊपर वाले प्रोग्राम के अंदर ऊपर वाले मेथड में एल्स लगाई थी, ऐसे यहाँ पे भी लगा दी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखें क्या होगा कि अगर इफ़ नहीं चली दैट मीन्स कि स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, तो आप एल्स में आ जाएंगे और आप एल्स में आकर क्या करेंगे कि s.top यानी टॉप में इस वक्त वो वैल्यू होगी जहाँ तक आपने डाटा डाला था स्टैक के अंदर, उस वक्त तक जब जितने टॉप प्लस प्लस किया था, तो आप लास्ट पे जाके लेट से अगर आप 5 वैल्यूज़ आपने डाली थी टॉप के ऊपर आपके पास 5 पड़ा होगा, ठीक है। तो s.top यानी कि s.5 की वैल्यू आपने डाटा को दे दी, डाटा नाम का वेरिएबल जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया था। उसके बाद आपने टॉप माइनस माइनस कर दिया, यानी कि आपने टॉप के जो बिल्कुल ऊपर टॉप वाली जगह थी वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गए। जब आप नीचे आए तो अब आप कहाँ पे खड़े हुए हो, अब आप खड़े हुए हो 4 के ऊपर। टॉप की वैल्यू 4 हो चुकी है माइनस माइनस होने के बाद। अब आपने इस डाटा को रिटर्न कर दिया। जब आप रिटर्न किया तो जिस जगह पे फंक्शन कॉल किया गया था तो टॉप के 5th पोर्शन पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो स्क्रीन पे जाके शो हो गई। दोबारा से जब आप आओगे दोबारा चेक होगा कि अब -1 हो चुका है। अभी भी अगर -1 नहीं हुआ है तो आप दोबारा से आकर 4 यानी कि S4 का डाटा को दोगे और डाटा को रिटर्न कर दोगे और माइनस टॉप माइनस माइनस करने से अब आप 3 कंडीशन पे चले गए। समझ आ रही है आपको। अब इस तरीके से आपका सिस्टम चलता चला जाएगा। हर बार आप टॉप से एक एक माइनस करते जाओगे और उससे नीचे वाली पोजीशन पे आके उसका डाटा उठा के आप स्क्रीन के ऊपर शो करते चले जाओगे। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ये फार्मूला है। अब पॉप सारी हो गई। अब आप एक चीज़ देखें कि हमारे पास एक प्रिंट का फंक्शन है। ये फंक्शन हमने
केस 1 में भी कॉल किया हुआ है और केस 2 में भी कॉल किया हुआ है। केस 1 में हमने उस वक्त कॉल किया है जब हम स्टैक आफ्टर इंसर्शन दिखाना चाहते हैं, यानी कि हर नई वैल्यू डालने के बाद हम प्रिंट करते थे कि अब स्टैक किस तरह का है। और डिलीशन के बाद भी हमने ये दिखाया हुआ है कि हर नई एक नई वैल्यू निकालने के बाद, पॉप आउट करने के बाद अब स्टैक की क्या सिचुएशन है वो दिखाने के लिए हम स्टैक पूरा प्रिंट करते थे, प्रिंट के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। अब प्रिंट के फंक्शन को हम देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। इसमें भी वही कहानी है, अगर टॉप -1 के बराबर है तो स्टैक है ही एम्प्टी, फिर तो कुछ प्रिंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली दिखा दो स्टैक इज़ एम्प्टी। लेकिन अगर टॉप -1 के बराबर नहीं है तो दैट मीन्स कि इसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा है। तो अब हम एल्स में आ जाते हैं। एल्स में आके हमने एक लूप चलाई, उस लूप में आई जो था उसको टॉप के बराबर रखा, यानी कि टॉप कौन सा होगा, टॉप वो वैल्यू है जहाँ तक स्टैक भरा हुआ है। लेट्स से आपने 10 वैल्यूज़ के नाम से एक स्टैक बनाया था, एक एरे बनाई थी 10 वैल्यूज़ को सेव करने के लिए, लेकिन आपने उसमें डाटा 5 तक डाला है तो टॉप प्लस 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 करके 5 तक ही गया होगा डेफिनेटली। तो आपने यहाँ तक रखा और फिर आपने कहा कि आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आई जो है वो बड़ा है 0 से तो आप क्या करो, आप नीचे आओ, एस ऑफ आई यानी कि इस वक्त जो करंट वैल्यू है स्टैक के को टॉप पे पड़ी हुई वो शो करो, और फिर वापस आई माइनस माइनस यानी कि आई की जो वैल्यू थी टॉप वाली उसमें से एक स्टेप पीछे आ जाओ, माइनस माइनस कर लो और वो चेक करो कि क्या ये भी बड़ी है 0 से। अगर ये भी बड़ी है तो इसकी वैल्यूज़ को भी शो कर दो, और फिर दोबारा से ऐसे करते 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 पूरे स्टैक को ये स्क्रीन पे प्रिंट कराता है। तो ये प्रिंट कराने का फंक्शन है। इसके बाद जब आप पुश भी कर चुकते हैं डाटा सारा और पॉप भी कर चुकते हैं डाटा सारा, तो आपके पास तीसरा ऑप्शन एग्जिट का होता है। जब आप एग्जिट के लिए 3 प्रेस करते हैं तो हमने वाइल में ये कंडीशन दी थी कि अगर ऑप्शन नॉट इक्वल टू 3 हो तो ही ये सारी स्विच वाला सिनेरियो चलना चाहिए। तो अब क्योंकि आपने 3 दे दिया, ओपीटी में एक नई वैल्यू 3 आ गई है यहाँ से, तो अब जब ओपीटी में 3 आ गया तो 3 इज़ इक्वल टू 3। अब ये कंडीशन गलत हो जाएगी, अब नॉट इक्वल टू 3 वाली बात नहीं रही। अब ओपीटी में पड़ा हुआ वैल्यू जो है वो 3 है तो 3 इज़ इक्वल टू 3 होता है, नॉट इक्वल टू 3 तो हो ही नहीं सकता। तो अब जब ये कंडीशन गलत हो गई तो अब आप वाइल में आएंगे नहीं और आप प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। तो ये स्टैक का प्रोग्राम है। आई होप सो कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दिया और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। तो यही आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में मेरा मेन टारगेट ही था कि आपको स्टैक का प्रोग्राम, उसका पुश और पॉप के फंक्शन के साथ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। ये कोड आपको मिल भी जाएगा। लेक्चर्स बनाने में काफ़ी एफर्ट लगती है, स्पेसिफिकली कोड वाला जो लेक्चर होता है उसको डिफाइन करना भी काफ़ी टफ जॉब होती है, इस तरीके से कि हर किसी को समझ आ जाए। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। ना आई हो तो जहाँ से समझ नहीं आती वहाँ से लेक्चर को थोड़ा आगे पीछे करके देखा करें, कोड को खुद से एग्जीक्यूट करके देखा करें, चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं और प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। यही आप लोगों की तरफ से एक सपोर्ट होती है जो हमें मोटिवेट करती है ज़्यादा लेक्चर्स बनाने के लिए। ग्रुप ज्वाइन कर लें, हमारा ऑफिशियल ग्रुप इसी जो लेक्चर है इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरा ट्विटर अकाउंट भी वहीं मेंशन होता है, आप वहां से देखकर तो मुझसे वो अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्लीज़ अल्लाह हाफिज़।